नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और हमारे मेहमान स्टूडियो में आ चुके हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार से आज बहुत ही इंटरेस्टिंग खबरें हैं। बिहार में एक तरफ लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, दूसरी ओर छठ महापर्व भी चल रहा है। आज शाम को अर्घ दिया जाएगा। कल खरना था और खरना के दौरान प्रसाद पॉलिटिक्स देखने को मिली। अब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज है ये। छठ महापर्व के खरना के दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम राजनीतिक कड़वाहटों को भुलाकर केंद्रीय मंत्री एलजेपी के चिराग पासवान के घर चले गए। यह बहुत अनयूजुअल घटना है। पिछले 5 साल में यह पहला मौका था जब नीतीश कुमार कहीं यूं चिराग पासवान से मिले और उनके घर जाना तो पहली बार हुआ। और जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला चिराग पासवान के घर पर रुका, खुद चिराग पासवान ने दरवाजे पर आकर बहुत गर्मजोशी से नीतीश कुमार का स्वागत किया, उनके पैर छुए, आशीर्वाद लिया। और इस दौरान नीतीश कुमार बड़े मुस्कुराते हुए चिराग से बात करते हुए भी दिखाई दिए और कहा कि अरे हम तो आपके दर्शन करने के लिए आ गए। अब ये बातचीत अंदर जो हुई सो हुई, लेकिन बाहर मीडिया के लिए यानी पब्लिक के लिए जो बातचीत हुई वो मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन ये क्यों इंपॉर्टेंट है? चिराग पासवान ने पिछले चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को 43 सीटों पर लाने में सबसे अहम भूमिका अदा की थी। उन्हीं की वजह से यह हुआ था। माना जाता है 35 से ज्यादा सीटें ऐसी थी, 35-36 सीटें, जहां पर हार जीत का मार्जिन जो था, जहां जेडीयू हारी, वहां से उससे ज्यादा वोट चिराग पासवान को मिल गए थे। और ये खींचतान इतनी बढ़ी कि इनके नेता जो हैं, टियर 2 नेता, वो आज भी एक दूसरे की पार्टी के लिए अच्छे बोल नहीं बोलते। अब चुनाव की मजबूरी में जरूर कुछ कहना पड़ रहा है, वरना यही चिराग पासवान है ना, कुछ हफ्ते पहले तक जब खूब गोली वोली चल रही थी पटना में, तो कहते थे लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल है और हम किस मुंह से चुनाव में जाएंगे अगर इसी तरीके का लचर कानून व्यवस्था रही पटना में और बिहार के अंदर। तो वहां से यहां तक आ जाना, दोनों का जो वोट बैंक है वो वोट बैंक भी बड़ा प्रतिस्पर्धी वोट बैंक है। और क्योंकि नीतीश कुमार वो दलित वोट को रिप्रेजेंट करते हैं चिराग पासवान, और ये नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने दलितों में महादलित की एक कैटेगरी बना दी थी। तो ये अदावत तब से चल रही है रामविलास पासवान जी के ज़माने से, और इसको खूब आगे बढ़ाया चिराग पासवान ने। उसके बीच ये हो रहा है और ये 5% 6% का वोट जो चिराग पासवान लेकर के पिछली बार आए जब वो अलग लड़े, यही इस बार एनडीए को मिले तो एनडीए 40% या अबव वोट परसेंटेज की उम्मीद कर सकता है। अब आप देखिए जरा, ये बातचीत जब हुई तो बाहर कैसे चिराग आए लेने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए, पांव भी छुए और फिर नीतीश जी क्या बोले। दर्शन करने के लिए चले आए थे। एक बार फिर सुना दीजिए जरा तस्वीरें, एक बार फिर दिखा दीजिए कैसे बड़ी गर्मजोशी से बाहर दोनों नेता मिले हैं, कैसे पैर छू रहे हैं। देखिए चिराग पासवान। दर्शन करने के लिए चले आए थे। ऐसे ही मौकों के लिए फिल्म का डायलॉग लिखा गया था, वाह क्या सीन है। मोदी जी भी कहते हैं वाह क्या सीन है, तो ये वैसा ही सीन था। अब यूं ही चले आए दर्शन करने तो नहीं है ये, तो फिर क्या है त्रिपाठी जी? नहीं, देखिए इसको यूं भी कहिए कि एनडीए ने अपने सारे कील कांटे यूं दुरुस्त कर लिए कि लग ही नहीं रहा था कभी इतना गहरा गहरा धंसान थी कील की। अब सोचिए, जिन नीतीश कुमार को बिल्कुल कट टू साइज 2020 में करने में चिराग जी की इतनी बड़ी भूमिका थी, वो चिराग और नीतीश मिल रहे हैं। और कई बार राजनीति में, जिसको हम कहते हैं ना कि राजनीति में आप कैसे देखते हैं, तो आप कह सकते हैं कि भाई फलाना ये था, धमाका ये था। कई लोग पुरानी कहानी, इतिहास भी बताना शुरू करते हैं। लेकिन जो समर्थक वर्ग होता है ना, वो देखता है कि आपका नेता आज कैसे मूव कर रहा है, आज वो कैसे, मतलब कहां खुश है, किससे नाराज है, किसके ऊपर टिप्पणी कर रहा है। आज उसको दिख रहा है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान एक साथ हैं। और मैं इस चुनाव के उस दिन से, जिस दिन जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में नरेंद्र मोदी का चित्र लगा था, तो मैंने कहा था कि अगर इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं आई, तो आप ये मान लीजिएगा कि इतना, मतलब यूनाइटेड फ्रंट जैसा चुनाव कभी किसी ने नहीं लड़ा है, किसी गठजोड़ ने नहीं लगा। इवन भारतीय जनता पार्टी भी अलग अलग राज्यों में जब गठजोड़ में चुनाव लड़ती है तो ऐसे नहीं लड़ पाती। तो मुझे लगता है कि इसको यूं ही देखा जाना चाहिए कि जो सीट पर लड़ रहे थे, एक दूसरे को मारने काटने की बात थी। एक समय उपेंद्र कुशवाहा कह रहे थे कि नथिंग इज वेल इन आवर अलायंस, तो वो कह रहे थे। तो जहां जीतन राम मांझी के, तो वहां से यहां की यात्रा ये
एनडीए के लिए जिसको कहते हैं ना कि स्कोरिंग वाली है, जो बोनस पॉइंट है उसको ये भी याद कीजिए ना कि अभी जो कुछ भी झगड़ा झंझट या मनमुटाव दिखाई दिया एनडीए में, वो इसी वजह से तो था कि चिराग को इतनी सीटें क्यों बताया गया, नीतीश नाराज हैं तो क्यों अपनी सीट तुम जेडीयू वाले दे आए जाके चिराग पासवान को, मांझी जी नाराज इस बात पे, उपेंद्र कुशवाहा अपनी सीट इधर चले जाने की वजह से नाराज, तब ये मुलाकात हो रही है। रिएक्शन आया चिराग पासवान का भी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर चिराग पासवान ने भी आभार जताया और उसके बाद उन्होंने कहा कि विपक्ष एक फेक नैरेटिव सेट करना चाहता है, आज उसको जवाब मिल गया होगा। एक तरफ छठ का महापर्व है तो दूसरी तरफ लोकतंत्र का भी महापर्व चल रहा है, तो ऐसे में कई बार कुछ फॉल्स नैरेटिव चुनाव के दौरान सेट करने का प्रयास विपक्ष के द्वारा होता है। मुख्यमंत्री नाराज, जदयू लोजपा के बीच दरार, दुनिया भर के नैरेटिव्स। बट आज मुझे लगता है कि जितनी सहजता से मुख्यमंत्री जी आए पूरे परिवार के साथ, उन्होंने समय बिताया, इसने हमारे घर की छठ को और ज़्यादा खुशनुमा किया है। मैं पूरे देशवासियों को और ख़ास तौर पे मेरे बिहार वासियों को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। देखिए पीछे से पूछ रहे थे ये ठेकुआ लेके आए क्या रागी जी से, ठेकुआ, अरे वो वहां ठेकुआ गया कि नहीं गया होगा इधर? नहीं, उनकी जानकारी नहीं है। ठेकुआ कल मिलता है, कल मिलेगा। आज जो शाम में है पूजा वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो है खीर बनती है, खीर और रोटी, ये दो प्रसाद के रूप में नीतीश जी दिया क्या प्रसाद जाता है। पाए होंगे वहां जाके? खीर और रोटी। कई जगह है तो यहाँ पर नमकीन नहीं प्रयोग किया जाता है, यानी कि सब्जी नहीं साथ में होती है, तो यही प्रसाद आपको अरे सर बात बताइए, क्या आप तो चुनाव अभी होके भी आ रहे हैं बिहार से, क्या ये बात हो सही? नहीं रहे हैं, जाने वाला हूं। जाने वाले। हाँ। ये बताइए क्या ये बात सही है कि ये करने की शायद जरूरत इसलिए पड़ी नीतीश कुमार जी को कि ये एक ऐसी फॉल्ट लाइन है जो समर्थकों के बीच में भी है, एक फ्रिक्शन जेडीयू के और चिराग पासवान के? जो मुझे जानकारी मिली है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी ये चाहते थे और ये चर्चा चली थी कि यदि ऐसा होता है, और सामान्यतः ये देखा जाता है बिहार में कि बड़े नेताओं के यहाँ यदि छठ पूजा वगैरह हो रहा है तो कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन, अभी तो थोड़ा सा माहौल अलग ही है, राजनीति का माहौल है, लेकिन कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन लोग जाते हैं। शादियों वगैरह छोड़ दीजिए, ये सब पूजा वूजा में तो निश्चित तौर पर ऐसे खास करके, चाहे वो लालू जी के यहाँ पूजा चल रही हो, चाहे वो नीतीश जी के यहाँ पूजा चल रही हो या किसी के यहाँ पूजा चल रही हो, तो ये लोग जाता है। एक आपको आमंत्रण आ गया तो फिर उसको लोग कभी ठुकराता नहीं है। बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है कि छठी मैया का प्रसाद ठुकरा देना मैंने बड़े अपने लिए आफत मोल लेना, ये इस ढंग का इसका बड़ा महत्व है। तो जो नीतीश जी ने बोला कि अरे हम तो यूं ही आपके दर्शन करने चले आए, इसका मतलब क्या माने, वो वाकई अनअनाउंस चले गए थे, बिना निमंत्रण के चले गए थे? नहीं, मुझे लगता है कि उनको जानकारी थी और ये चिराग को जानकारी थी कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी जानकारी थी कि वहां पर मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं। ये एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि चुनाव के पहले जो ये बात चल रही थी कि नीतीश की पार्टी के लोग चिराग के साथ नहीं जाएंगे और चिराग के लोग जो है नीतीश के साथ नहीं जाएंगे। जेडीयू का और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन जो है वो ग्राउंड स्तर तक है, निचले स्तर तक है, वो सब एक दूसरे के साथ बहुत जल्दी से सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। लेकिन नीतीश जी के लोग जो हैं वो चिराग पासवान के पिछली दफा के वार को भूले नहीं हैं, और चिराग पासवान ये नहीं भूले हैं कि नीतीश ने हमारे साथ क्या ट्रीटमेंट किया। तो ऐसी स्थिति में जब आप इतने महत्वपूर्ण लड़ाई में जान रहे हैं, और वाकई दिलचस्प लड़ाई हो गई है, कम से कम एनडीए को लग रहा है कि हम एक बहुत अच्छे मार्जिन के साथ यहां पर विजय कर सकते हैं यदि हम कंसर्टेड एफर्ट में रहें। यदि भीतर घात नहीं होता है तो एनडीए बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है। इसलिए ये मैसेजिंग बहुत आवश्यक था, राजनीतिक तौर पर ये मैसेजिंग जो है, जो कल निकल करके आया, मुझे लगता है कि भारतीय एनडीए गठबंधन के लिए बहुत सुकून देने वाला होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। भारतीय जनता पार्टी को भी थोड़ी राहत मिली होगी कि जो अंदर घात और भीतर घात की जो कहानी चल रही है उस पर कम से कम काडर स्तर पर, निचले स्तर पर विराम लगेगा। क्या काश राहुल जी भी चले जाए तेजस्वी जी के यहाँ? राहुल जी को सीखना चाहिए ये सब चीजें, मैसेजिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भले ही हम लोग लगे कि भाई सब फ्रॉड है या ऐसे ही कर रहे हैं, राजनेताओं में क्या विस्मृति और स्मृति दोनों सामयिक होती है, समझे? कब क्या भूल जाना है ये भी उनको पता होता है, और कब क्या याद करना है ये भी उन्हें पता होता है। तो इसीलिए वो बहुत आसानी से अपना दिल खोलकर या हाथ मिलाते हुए भी दिखाई दे जाते हैं। नीतीश जी और नीतीश जी हैं, कब क्या याद रखना, क्या नहीं याद रखना।
तो उस तरह से बहुत महत्वपूर्ण है। अब चिराग बहुत महत्वपूर्ण है एनडीए के इस पूरे गठबंधन में, जो आपने भी बताया कि भाई किस तरह से पिछली बार उन्होंने सब काम किया था, लंका दहन किया था। अब यदि उनके कार्यकर्ता, मतलब नेता तो आपस में मिल लेते हैं, अनअनाउंस तो गए नहीं होंगे। ये तो अनअनाउंस वैसे ही होता है जैसे वो अचानक छापेमारी होती है ना सरकारों में, सारे कैमरा वो नहीं कह रहा, मतलब फोन नीतीश जी ने किया होगा हमारे, नहीं चिराग जी ने किया होगा कि आइए आइए। ओके। पूजा के लिए आमंत्रण किया जाता है, प्रसाद के लिए आप आमंत्रित हैं। हाँ, तो वही कह रहा हूँ ना, मैं कोई उसमें आपत्ति नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने चिराग जी ने बुलाया होगा। चिराग से तो बड़े ही नेता है ना नीतीश कुमार, इसको आप यूँ मानकर चलिए। तो और वो उसको मानकर चले गए, इसमें कोई मतलब अचंभे वाली बात नहीं है। लेकिन अब वो कार्यकर्ता कितना इसको पूरा मैसेज को लेते हैं, वही समझना चाह रहा हूँ। जो उन्होंने कहा ये शिष्टाचार पूजा के दिन वो है, या ये स्ट्रेटेजाइज्ड है, दोनों चीजें ऑर्केस्ट्रेटेड है, दोनों चीजें है। लेकिन उसमें दोनों शामिल है ना। ऐसे मौके पर ऑर्केस्ट्रेटेड कर ले तो थोड़ा सा ठीक हो जाता है, और थोड़ा माहौल ठीक होता है। तो मान लो जो 36 सीटों पर नुकसान किया था, कम से कम 18 पर तो आ जाएंगे। तो भी एक बड़ा फायदा है। ठीक बात है। हर्ष जी ने पता नहीं किस रेफरेंस में यूनाइटेड फ्रंट को याद कर लिया। मैं तो चाहता हूँ कि वैसा ना रहे, ये अच्छा बन जाए। मैंने यूनाइटेड फ्रंट वो वाला नहीं, वो जो संयुक्त मोर्चा था वो तो चिराग पासवान ने जितनी सीटों पर डैमेज किया, अगर उसका आधा भी रिकवरी हो जाए तो 60 के पार हो जाएंगे। इसको यूं भी देखे ना, बार बार लड़ाई तो इन्हीं दोनों के कैडर के बीच में बड़ी चीज। और तो हम लोग भी ये कह रहे थे कि नहीं बीच झगड़ा। अब चूंकि राहुल जी की बात चल पड़ी समीर जी, तो मैं वो भी एक अपडेट दे देता हूं। आज एक देखिए बड़ी विचित्र बात हुई है। मैं इसको कोइंसिडेंस मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन फिर इसका मतलब यह कि हमारे जैसे हमारी फ्रेटर्निटी के सब लोग एक जैसा सोचते हैं। कल हम डिस्कस कर रहे थे राहुल गांधी कहां हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं। आज देश के 3 बड़े अखबारों और मीडिया हाउसेज में वेबसाइट पर एक ही थीम के साथ आर्टिकल छपा है, वेयर इज राहुल गांधी, कहां है राहुल गांधी। 2 महीने हो गए राहुल गांधी बिहार क्यों नहीं जा रहे हैं। और फिर तीनों ने ग्राउंड पर जाकर कांग्रेस के और आरजेडी के समर्थकों से, नेताओं से बात की है। वो ज्यादातर अनोनिमस होता है, कोई अपना नाम तो देता नहीं उसमें, लेकिन फिर वो अपने किसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि राहुल गांधी बिहार से अभी फिलहाल क्यों दूर हैं, क्यों कैंपेन में वो नहीं जा पा रहे हैं। तो बिहार में विधानसभा चुनाव अपने चरम पर पहुंच गया और चाय की दुकानों और गुमटियों पर हर जगह चुनाव की चर्चा है। वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी राहुल गांधी ने, और ऐसा लगा था कि चुनाव में सबसे पहले सक्रिय राहुल गांधी हुए हैं। अब आखिर वो कहां चले गए, ये एक बिहार में इशू बन गया है। राहुल गांधी पिछली बार 1 सितंबर को बिहार में देखे गए थे, आए थे जब उन्होंने पटना में अपनी वोटर अधिकार यात्रा की समापन रैली की थी। लास्ट डे था उनकी यात्रा का। उसके बाद से बिहार में चुनाव ने जोर पकड़ा और राहुल गांधी गायब हो गए। कांग्रेस ने जिन 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, उसमें से केवल 1 अशोक गहलोत बिहार में गए हैं अभी तक, 40 में से 1, और वो भी प्रचार करने के लिए नहीं गए थे, वो झगड़ा सुलझाने के लिए गए थे। हालांकि ये भी मैं बता दूं कि अब जो जानकारी आई है आज ही, उसके मुताबिक राहुल गांधी 29 अक्टूबर को बिहार में चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। आज क्या तारीख होगी सर? 27 परसों जाएंगे, 27 तो परसों। कल और प्रियंका है। प्रियंका कल जाएंगी बेगूसराय, ठीक कहा आपने, और सहरसा में वो रैली करेंगी। और तेजस्वी यादव जहां आगे बढ़ चढ़कर प्रचार अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस की सुस्त भागीदारी ने सहयोगी दल को नाराज भी कर दिया है। जो महागठबंधन नीतीश कुमार को बीमार बता रहा था, वो नीतीश कुमार तो ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। अभी आपने देखा चिराग के घर भी चले गए, राहुल गांधी गायब है। और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता लगातार पार्टी का बचाव कर रहे हैं। पवन खेड़ा जी हैं, उन्होंने कहा कि राहुल जी का कार्यक्रम तय हो रहा है, हो गया है, वो आएंगे, बिहार में उनकी रैलियों की योजना बनाई जा रही है। फिर उन्होंने कहा हम क्राउड पॉलिटिक्स नहीं करते, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं। तो मतलब जो नेता रैलियां कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं, नुक्कड़ नुक्कड़ गली गली घूम रहे हैं, वो बेवकूफ है। वो कह रहे हैं कि क्राउड आएगी तभी तो पॉलिटिक्स। नहीं, सुनिए पहले अभी भीड़ की व्यवस्था कर रहे हैं कि भीड़ इन आर्टिकल्स, मैं आर्टिकल्स में बता रहा हूं आपको क्या लिखा गया, क्योंकि उन्होंने नीचे ग्राउंड पर लोगों से बात की। समीर जी, एक आरजेडी नेता को उन्होंने कोट करते हुए ये कहा है कि भाई ये कैसा गठबंधन है, अगर जिसमें एक ही इंजन रेले जा रहा है, चले जा रहा है, दूसरा इंजन से जो है वो रोल कर ही नहीं रहा है। ये बात एक कांग्रेस के नेता को कोट करते हुए आर्टिकल में लिखी गई है कि नीतीश कुमार बीमार होकर के दिन में 3 सभा कर रहे हैं और राहुल गांधी जलेबी छान रहे हैं। उन्होंने यही लिखा है, वो जलेबी छान रहे हैं। अब 4 वजह निष्कर्ष कांग्रेस के सोर्सेस से बात करके इन 3 आर्टिकल्स में लिखे गए कि राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे। पहली वजह वो ये कह रहे हैं कि कोई इंटरनल डिसएग्रीमेंट है और राहुल गांधी बहुत ज्यादा भाव नहीं देना चाहते। अब ये पॉइंट नंबर 1, इसमें से आपको कौन सा ज्यादा ठीक लगता है ये बताइएगा। दूसरा,
उन्होंने कहा ये स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, क्योंकि राहुल जाएंगे तो वो नेशनल पॉलिटिक्स की ज्यादा बात करेंगे, तो ये इलेक्शन मोदी वर्सेस राहुल होगा, लोकल इश्यूज से हटेगा, इसलिए भी वो नहीं जाना चाहते। तीसरा, राहुल गांधी की टीम ने तय किया है कि हम अपने नेता को बहुत ज्यादा पब्लिक में एक्सपोजर नहीं देंगे, हम उनसे सिलेक्टिव कैंपेनिंग कराएंगे, ऐसा नहीं कि रोज लगे 2-3 रैलियां करने में, सिलेक्टिव रैलियां कराई जाएं, क्राउड पॉलिटिक्स ना करें, जैसा पवन खेड़ा जी ने कहा ये। और एक चौथी बड़ी विचित्र एक बात, अभी किसी तो कांग्रेसी ने बताई होगी जिन्होंने ये आर्टिकल लिखे उनको, कि राहुल गांधी का फोकस बिहार से ज्यादा हरियाणा और महाराष्ट्र है, उनको लगता है वहां पार्टी और मजबूती से खड़ी हो सकती है, बिहार में तो जो होना था हो गया। समीर जी, मुझे लगता है कि इसके अलावा एक और कारण है, राहुल गांधी अभी हाइड्रोजन बम बनाने में लगे हुए हैं, जो फोड़ने वाले थे अभी तक आया नहीं है, तो वो उसकी तैयारी में होंगे कि पहले मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूं, उसके बाद मैं बिहार जाता हूं। देखिए राहुल गांधी, मुझे लगता है कि जो मतभेद है पार्टी के अंदर, जिस तरीके से उनकी नाराजगी, मुझे लगता है वो एक बड़ा कारण है कि उसके उन्होंने दूरी बना ली है। कृष्णा अल्लवरू को उन्होंने भेजा, पूरा उसको सपोर्ट किया, उसके बाद जिस तरीके से वहाँ विरोध हुआ और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने जिस तरीके से सोनिया गांधी के पास बात पहुंचाई कि भाई जिस तरीके से बिहार में हो रहा है ये ठीक नहीं है, नाराजगी जाहिर की, तारिक अनवर ने इस बात की शिकायत की, तमाम बड़े नेताओं ने शिकायत की, तो फिर अशोक गहलोत को जिस तरीके से वहाँ भेजा गया, और राहुल गांधी मुझे लगता है इस बात से नाराज होंगे और उन्हें लग रहा होगा कि अब ठीक है, अब इन्हें अपने हिसाब से डिसाइड करना है तो करिए। लेकिन राहुल गांधी को यह भी देखना चाहिए कि भाई वो कांग्रेस के भविष्य क्या, कांग्रेस का वर्तमान भी वही है, सब कुछ वही है। अगर राहुल गांधी अगर 55-56 दिन तक अगर बिहार में अगर नहीं जाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली कर रहे हैं, अमित शाह रैली कर रहे हैं, नड्डा जी रैली कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन, BL संतोष से लेकर सारे महासचिव, मुख्यमंत्री वहां प्रचार करने, मुख्यमंत्री वहां चले गए, 70 से ज्यादा सांसद वहां संगठन की जिम्मेदारी निभा रहे, 150 से ज्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी के समय वहां पर कैंप कर रहे हैं। इतना बड़ा चुनाव तंत्र भारतीय जनता पार्टी का बिहार में उतर गया है और राहुल गांधी अभी तक नहीं गए। चलो राहुल गांधी नहीं जा रहे, प्रियंका गांधी तो अभी प्रचार अभियान शुरू करती, राहुल गांधी क्या दिल्ली में बैठक करते हैं, ट्विटर पे कुछ डालते हैं। राहुल गांधी ने जिस तरीके से एक अरुचि दिखाई है बिहार चुनाव को लेकर, न ट्विटर पे कोई जिक्र कर रहे हैं इस बात को, न वो मैनिफेस्टो की कल जो जारी होने वाला है उसके लिए वो पटना नहीं आ रहे हैं। तो राहुल गांधी ने जिस तरीके से दूरी बना ली, मुझे लग रहा है कि उसको लेके एक जरूर अच्छा मौका था जब तेजस्वी को जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम मुख्यमंत्री वो भी आपके लिए बहुत अच्छा मौका था। आपके लिए कल भी था कि आप एक मैनिफेस्टो जारी करते, आपके लिए तब भी मौका था कि जब तेजस्वी दिल्ली आए थे, आप उससे तेजस्वी के साथ परसों जाएंगे। तो तमाम मौके राहुल गांधी ने गवा दिए, मुझे लग रहा है। और तेजस्वी यादव को इस बात को समझना चाहिए, राहुल गांधी की राजनीति वो पहले से देख रहे हैं, राहुल गांधी हर चुनाव में ऐसा करते हैं। तो तेजस्वी यादव को पहले ही ये बात को समझ रहा था कि राहुल गांधी बहुत इन्वॉल्व नहीं होंगे, यह चुनाव मुझे अपने कंधों पर लड़ना है। और 243 पर उन्होंने जो कहा था कि मैंने मेरे चेहरे पर लड़ रहा हूं, तो प्रचार अभियान भी उन्हें शुरू करना चाहिए था। इन 3-4 वजहों में से जो कुछ निष्कर्ष निकाला लोगों ने, क्या लगता है आपको? सिलेक्टिव कैंपेनिंग और क्राउड पॉलिटिक्स क्या होती है जो कह रहे हैं कि हमको नहीं करना है? नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि समीर जी क्यों राहुल जी को लेकर ऐसे बात कर रहे हैं। अरे भाई, राहुल जी कोई सामान्य व्यक्ति हैं कि आप कह रहे हैं वो वाला अवसर था, वो वाला अवसर था? जो इतने अवसर गंवा के भी जननायक बने उसे राहुल गांधी कहते हैं ना। आप लोग सोच रहे हैं कि हर अवसर वो उपयोग करेंगे। कोई नरेंद्र मोदी अमित शाह हैं क्या कि दिन रात यही काम करना, और कोई काम नहीं किया उनके पास? चुनाव चल रहा है, राजनेता को राजनीति के अलावा इस वक्त क्या करना चाहिए वो सब राहुल गांधी है। और फिर जब इस तरह की रिपोर्ट पर आप पूछते हैं, मैंने वो रिपोर्ट्स पढ़ी, तो बेचारा कार्यकर्ता क्या कहेगा? वो तो यही बोलेगा ना भाई कि हम तो अपने नेता को चाहते हैं कि वो आ जाएं। और हम अभी नीतीश कुमार और चिराग पासवान के चित्रों पर बात कर रहे थे, वो सोचिए कितना तलखी, कितनी मारामारी थी। यहां तो दोनों नौजवान एक साथ चल रहे थे, लग रहा था कि एकदम बढ़िया से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बढ़िया टी-शर्ट पहन के एकदम बढ़िया कूल डूड की तरह चल रहे थे, फिर भी दोस्ती नहीं बन रही है। और यहां इतना अंतर है, एक आदमी अपने राजनीतिक कहें कि आखिरी पड़ाव पर है और एक शुरुआत में भी, फिर भी मतलब एकदम से दोनों एक साथ हैं। तो अब इसमें क्या है कि राहुल जी कुछ अलग हैं, हम लोग उनको समझने में थोड़ा असमर्थ हो। ये वजह कि क्या शायद वो नेशनल इश्यूज पर नहीं, लोकल इश्यूज पर रखना चाहते हैं इलेक्शन को? राहुल जाएंगे तो राहुल और बीजेपी मोदी कंपैरिजन होगा। नहीं तो फिर राहुल जी हो क्यों? सवाल तो ये अब उठाना चाहिए ना भाई। हर बार ही आता, 2020 में भी यही था कि राहुल जी चुनाव प्रचार कर रहे थे, अचानक तेजस्वी यादव ने कहा कि ना अब तो हम नहीं कर रहे थे। अब इसका कोई चिट्ठी में तो आता नहीं है कि चिट्ठी लिख के कहा कि राहुल जी की सभाएं तेजस्वी यादव ने रुकवाई, ऐसी रिपोर्ट छपी उस वक्त, क्योंकि उनको लग रहा था कि जितना राहुल आएंगे बिहार में उतना मुश्किल होगी। जो ये अभी वोट अधिकार यात्रा, आप बताइए कहीं वोट चोरी टाइप की कोई चीज कहीं कुछ दिख रही है? कहीं नहीं है ना। अरे तो आप मुद्दे ही नहीं चुन पा रहे। कोई और क्या बोलेगा जब राहुल गांधी नहीं बोल रहे? अब नहीं, राहुल गांधी ने आखिरी बार कब बोला? किसी दिन हाइड्रोजन बम लेके आएंगे, वो तैयार कर रहे हैं। मतलब ये वैसे आपने भी वही चीज नोटिस की जो मैंने की अभी त्रिपाठी जी के बयान में। सर नौजवान कह दिया राहुल गांधी को। नौजवान है ना वो,
मान लिया आपने। नहीं, मैंने कूल डूड शब्द का इस्तेमाल कूल किया। डूड है। क्या वजह है सर? नहीं, आपने जो 4 पॉइंट्स दिखाया, स्टडी किया, वो कारण हो सकते हैं, लॉजिक हो सकते हैं, लेकिन जरूरत क्या है? और आपने तो कहा कि अब उनके ने कहा कि भाई मतलब ऐसा आप बता रहे हैं कि चुनाव खत्म हो गया, अब हरियाणा कहाँ का, बिहार का, अब हरियाणा और उसको देखेंगे, हरियाणा और महाराष्ट्र को देखेंगे। एक वो अमित शाह है, वो चुनाव खत्म हो जाता है, काउंटिंग हो जाती है, उसके बाद भी उसी चुनाव में लगे स्टेट में लगते हैं। उसी स्टेट में लगे रहते हैं। तो कब कहाँ चुनाव खत्म हो रहा है और क्या राहुल जी की ज़रूरत है, नहीं है, ये महत्वपूर्ण सवाल है ना। और ये बहुत अच्छा था कि शुरुआत में, जैसा हम समझते हैं कि जो राहुल जी और तेजस्वी जी ने जिस तरह से निकाली थी, तो हमने तब भी चर्चा की थी कि अखिलेश जी भी यदि उस तरह का सिनर्जी रखते तो शायद उत्तर प्रदेश के 2017 के चुनाव में कुछ फ़र्क होता। अब वो सारा सीन खत्म हो गया। अब जनता रोज रोज वो फोटो लेकर तो साथ नहीं चलेगी ना, कि जिसमें तेजस्वी जी और राहुल जी साथ साथ चल रहे हैं, तो अब देना चाहिए। और राजनीति का यही हिस्सा है। हम लोग भले ही इस पर हैरानी होती हो कि नीतीश कुमार और तेजस्वी एक साथ बड़े चिराग माफ कीजिएगा, तो वो साथ साथ दिखाई दे रहे हैं छठ की पूजा पर, और वो कह रहे हैं कि हम तो आपके दर्शन करने आए हैं, और वो जो कल तक टांग खींच रहे थे वही उनके चरण छू रहे हैं। ये सब मैसेजिंग ही तो पॉलिटिक्स में सर काम में 8 आती दिन है। बचे हैं कैंपेन के, मात्र 8 दिन आप प्रचार कर सकते हैं पहले फेज के लिए। फिर किसी ने, माफ कीजिए मतलब ये ऐसे कोई बात नहीं थी, लेकिन किसी मित्र ने आते आते ही मुझे बात कर रहे थे, बोले आप फिर राहुल जी पर चर्चा करेंगे। ये भी तो सोचिए, ये भी तो स्ट्रेटेजी हो सकती है कि वो ना जाए, चुनाव जीतना चाहते हो गठबंधन। वही तो ये कह रहे हैं, नहीं मतलब मेरे को तो किसी ने कुछ फोन तो करके, स्ट्रेटेजी है, अब ये लग रहा है ना। आप हमेशा गलत तरीके से, भाई पार्टी भी तो अपनी तरह से स्ट्रेटेजी करती है। बिल्कुल सर। नहीं, एक चर्चा हमेशा ये चलते रहती है कि राहुल गांधी न जाएं तो ज़्यादा है, जहाँ जाते हैं वहाँ डुबा करके आ जाते हैं। कश्मीर में जहाँ जहाँ गए वहाँ वो पार्टी डूब गई, वो हार गई। वैसे भी बिहार में राहुल जाएं या न जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं फिर आपसे दोहरा रहा हूँ, राहुल के जाने और न जाने से वहाँ के इलेक्शन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। सर, इनके वर्कर को तो पड़ेगा। लेकिन वर्कर इनका वर्कर डिमोरलाइज हो रहा है। उनको लग रहा है कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व बिहार की राजनीति में बहुत दिलचस्पी नहीं लेना चाह रहा है, या ये चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हमने अपने आप को तेजस्वी पर छोड़ दिया है कि अब इसमें से जितनी सीटें हम जीत सकते हैं जीत लें, नहीं तो हमारे लिए तो और इतना कोई झगड़ा झंझट करके क्यों सीट बंटवारा कर आप रहे हैं? यही देखिए ना, झगड़ा झंझट। आप देखिए पिछली बार 70 सीटों पर लड़े थे, अभी 61 सीटों पर आ गए, और 61 सीटों में भी उनका यह है कि हम जो है वो उत्तर बिहार के कुछ जो हैं 18-20 सीट, हम उस पर अपना फोकस ज्यादा रखें। सर 243 में 61 कम नहीं होती। और क्या आप मानते हैं, जिस बात का इनका और तेजस्वी का झगड़ा था कि हमको विनेबल सीट्स ज्यादा चाहिए, इस बार पहले से ज्यादा जीतने वाली संभावना वाली सीट मिली कांग्रेस को? नहीं मिली है, नहीं मिली। नहीं मिली है, ये तो विनेबल सीट, हो सकता है यही नाराजगी हो। विनेबल मिली है। सीट्स कोई प्लेट में मिल जाती है नहीं मिली है। मैं फिर ये झगड़ा क्यों सीट चल तो रहा था? हर सीट को रादर विनेबल होती उनकी है। जो विनेबल सीट है, जैसे जमालपुर की सीट, वहां पर जमालपुर की सीट कभी शब्द कांग्रेस पर ही मुझे जीतती ऐतराज नहीं है। थी, पिछली बार जीती कांग्रेस पार्टी, और इस बार किसी और को उन्होंने दे दिया। नहीं सर, देखिए, हर सीट ही ये विनेबल जब होती है, हर एक सीट पर और लड़ना ऐसे होता है। ऐसे एक नहीं है, ऐसे कई उदाहरण हाँ, गिनाए जा एक सकते हैं। ऐतराज कर लें वो पूरा अपना। ये गंभीर ऐतराज है। जैसे मैं कहता हूं कि इस देश के विश्लेषकों को नेताओं के चक्कर में पड़ के किसी को किसी की बी टीम नहीं कहना चाहिए, वैसे ही ये भी एक मतलब टर्मिनोलॉजी ही ये फ्रॉड टाइप की है कि विनेबल सीट। विनेबल ये तो फिर चुनाव कहां रहेगा? ऐसा नहीं होता, नहीं कई नहीं, आपके prospects मैं better होते हैं। मैं बता रहा हूं। फिर तो हरियाणा कभी भारतीय जनता पार्टी विनेबल सीट खोजती रहती, उसी में उसके नेता रामविलास शर्मा खट्टर जी लड़ते रहते, और चुनाव कभी आगे बढ़ता नहीं। फिर तो त्रिपुरा में कभी ये सोचा ही नहीं जाता, फिर तो महाराष्ट्र में रिकॉर्ड बनता ही नहीं, फिर तो मध्य प्रदेश में होता ही नहीं, फिर तो गुजरात 26 की 26 जीतते ही नहीं। जब आप कहते हैं विनेबल सीट, इसका मतलब आपको अपने कॉम्बिनेशन पर भरोसा नहीं है, आपको अपने नेता पर भरोसा नहीं है कि हमें चुनाव जीता देगा। पकी पकाई सीट दे दो, उसी पर चलिए एक बार समीर जी से ऐतराज का जवाब दे दें। टिप्पणी देखिए, विनेबल सीट का महत्व है इसलिए क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बन जाती है। कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर आप देखेंगे कि वहां भारतीय जनता पार्टी 7 बार से जीत रही है। हाँ, कांग्रेस पार्टी कितनी भी ऑड हो, फिर भी वो वहां पर वो कुछ चुनाव सीटों पर जीत तो रही जीतती है, होगी ना, जीत रही समीर है जी। चुनाव।
देखिए, मुझे लगता है कि सीटें हारने जीतने वाले का फर्क नहीं है, ये है कि आप चुनाव किस तरीके से लड़ रहे हो। भाई, भारतीय जनता पार्टी, कई राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का प्रेजेंस नहीं था। आसाम में भारतीय जनता पार्टी के पास एक सीट विनिंग होती नहीं थी एक समय, आज आसाम में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। जिस पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अभी 12 साल पहले 3 सीटों पर टिकी थी विधानसभा में, आज 77 सीटों पर जाकर टिक गई है और विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। लोकसभा में ममता बनर्जी के टक्कर की पार्टी बन गई है। तो संगठन आपका काम करता है। भाई, आदमी 5 साल क्या करता है? आप चुनाव में कौन सी सीटें हार गए हो, कहां कमजोर हो, उस पर 5 साल संगठन काम करता है और अपने उम्मीदवार तैयार करता है। राहुल गांधी ने क्या बिहार को उस तरीके से देखा है पिछले 25 साल के अंदर? कौन सा राज्य जहां राहुल गांधी ने देखा? वो गुजरात जहां एक बार 99 सीटों पर बीजेपी को लेकर आ गए थे, 77 सीटों पर कांग्रेस चली गई थी, वहां लौट के 17 सीटों पर आप चले गए। तो कौन सा ऐसा राज्य जहां पर संगठन के लेकर कांग्रेस ने काम किया हो और अपने दम पर वहां पर आगे बढ़ने की कोशिश की हो? सारे राज्य आप छोड़ चुके हो, फिर आप कहते हो कि आपको मनमानी सीटें दे दी जाए। आपको वो भी सीट दे दो जहां पर तेजस्वी यादव का होल्ड है, जहां यादव मतदाता ज्यादा है, जहां मुस्लिम वोटर्स ज्यादा है, वो हमें दे दो कि आपके वोटर्स के दम पे हम अपनी सीट जीत लेंगे। तो ऐसा नहीं होगा ना। तो मुझे लगता है कि संगठन में राहुल गांधी को, कांग्रेस को काम करना था। कांग्रेस पूरी तरीके सभी राज्यों में फेल हो गई है। बिहार में कांग्रेस की जो बदतर हालत है यही है कि राहुल गांधी, आप बताइए, सालों से जाते नहीं है, एक यात्रा कर लौट कर आते हैं। 56 दिन से वो आदमी बिहार में नहीं जा रहा है और फिर उम्मीद करे कि हमें सीटें भी अच्छी मिल जाए और हम चुनाव भी जीत जाए। कार्यकर्ता भी देख रहे हैं, मतदाता भी देख रहा है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी लगातार बूथ मैनेजमेंट पे बात कर रहे हैं, मेरा बूथ सबसे मजबूत, बिहार में बूथ वर्कर से बात कर रहे हैं और राहुल गांधी अपने सांसद से बात नहीं कर रहे हैं। तो यह वक्त तो कार्यकर्ता देख रहा है ना कि भाई भारतीय जनता पार्टी में मैनेजमेंट कैसा होता है। अमित शाह 3 दिन वहां बैठ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इसी का नुकसान कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। विनेबल सीट तो अयोध्या थी भारतीय जनता पार्टी की, समाजवादी पार्टी जीत गई ना। विनेबल सीट तो कांग्रेस की अमेठी थी, भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी। स्मृति अब देखिए राहुल जी आएंगे या परसों, तो फिर क्या मुद्दे क्या उठाते हैं, महत्वपूर्ण बात देखने वाली होगी।